Good afternoon, all of you, and happy Ganesh Chaturthi. आज तो छुट्टी थी और अब तो पढ़ना पड़ेगा भैया आपको। गणेश चतुर्थी है, कोई बात नहीं, गणेश जी का नाम लेके पढ़ते हैं, है ना। हिंदी व्याकरण में पाठ 4 तक तो पढ़ लिए थे हमने, है ना। रीडर में भी आपके 4 लेसन हो गए, ग्रामर में भी 4 हो गए। अब ग्रामर का एक और ले लेते हैं लेसन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन आंसर सब आपने कर लिए होंगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है पिछली क्लासेस में जो भी मैंने पढ़ाया। तो एक चैप्टर और ग्रामर का ले लेते हैं, फिर रीडर पे आएंगे, है ना। तो लेसन है आपका 5 और पेज नंबर है 40, पेज नंबर 40 निकाल लो। और पार्ट 5 समास। पार्ट है समास, है ना। निकाल लिया सबने? जिनके पास बुक नहीं है वो सुन के समझ के कर लेंगे, है ना। बेटे जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये कि आपके अगर इनमें से फ्रेंड्स हो, कोई पुराने जो स्टूडेंट्स हैं उनमें से कोई फ्रेंड हो तो उसकी मदद से आप ले लो। वो अपनी फोटो जो कॉपी है उसकी नोटबुक जो बनाई है उसकी फोटोज आपको भेज देंगे। कोई फ्रेंड है या किसी से फ्रेंडशिप है आपकी तो आप उनकी हेल्प ले लो, क्योंकि जो लेसन मैं पढ़ा चुकी हूँ अब दोबारा तो होगी नहीं उसको, है ना। जब कभी स्कूल खुलेंगे तो क्लास में रिवीजन करेंगे, अभी तो ऑनलाइन क्लास में तो दोबारा वो पढ़ाऊंगी नहीं मैं। ठीक है ना। तो अपने आप रीड करो, रीड करने के बाद क्वेश्चन आंसर करो। और क्या काम है क्या करना है ये आप किसी फ्रेंड से पूछ लो। अभी ऑनलाइन आप किसी फ्रेंड से जो जिसका काम पूरा है वो बच्चे हेल्प कर दो, उसकी थोड़ी सी न्यू स्टूडेंट्स की थोड़ी सी हेल्प कर दें आप लोग, है ना। तो अभी जितना कोई बात नहीं, जहां से अभी आप पढ़ रहे हैं वहां से आप काम शुरू कर दो। जो काम रह गया अगर मिल जाता है, किसी की हेल्प मिल जाती है तो ठीक है, और हेल्प नहीं मिलती किसी की तो कोई बात नहीं, आप बाद में कर लेना। अभी जितना काम शुरू करा रहे हो वहां से शुरू करो, ठीक है। देखो आप लोग हिंदी में हमने शब्द निर्माण के अंदर बहुत पहले छोटी क्लासेस में पढ़ा था कि शब्दों को कैसे बनाया जाता है। तो उसके तरीके होते हैं कि कोई भी शब्द बनाने के 4 तरीके होते हैं। कैसे? या तो शब्दों में शब्द को जोड़ दो यौगिक शब्द बना के, या शब्दों के आगे उपसर्ग लगा दो, या शब्दों के पीछे प्रत्यय लगा दो, या शब्दों में संधि कर दो, जैसे राम अवतार रामावतार, है ना। और एक और तरीका होता है शब्द निर्माण का, समास, समास के द्वारा। अब समास क्या होता है वही आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। समास, समास किसे कहते हैं? देखो 2 या 2 से अधिक शब्द होते हैं। कई बार क्या होता है बड़े शब्द होते हैं या ज्यादा शब्द होते हैं, उन शब्दों को ज्यादा ना बोल के हम उसका संक्षेप रूप उसको शॉर्ट में बोलते हैं, वो कहलाता है समास। अब जैसे राजा का बेटा या राजा का पुत्र, अब राजा का पुत्र,
तीन शब्द ना बोल के हम बोले राजपुत्र, तो ये यहाँ पर कैसे छोटा बना? समास के द्वारा। शब्द जो है राजपुत्र किससे बना? राजा का पुत्र। तीन शब्दों को छोटा कर दिया, तो जो जिस प्रक्रिया से हमने इसको छोटा किया वो प्रक्रिया समास कहलाती है। तो समास की डेफिनेशन क्या होगी कि संक्षिप्त करना या दो में। समास का शाब्दिक अर्थ तो होता है संक्षिप्त करना यानी छोटा करना और अपनी बात को कम से कम शब्दों में प्रकट करना। जैसे अकाल से पीड़ित, अकाल से पीड़ित ना बोल के हम बोलेंगे अकाल पीड़ित। राधा और कृष्ण और हटा देंगे और शॉर्ट कर दिया राधा कृष्ण, ठीक है ना। चार राहों का समूह, तो चार राहों का समूह ना बोल के बोलेंगे चौराहा, ठीक है। तो यानी दो या दो से अधिक शब्दों को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया समास कहलाती है। ये समझ में आ गया आपको समास किसे कहते हैं? तो अब चलते हैं हम, इसकी डेफिनेशन देख लो जो लिखी है आपकी बुक में। दो या दो से अधिक संबंधित शब्दों को मिलाकर एक शब्द में संक्षिप्त करने को समास कहते हैं। बात वही है, समझ में आ गई। अब समास जब हम करते हैं, समास की प्रक्रिया जब करते हैं और जो संक्षिप्त यानी छोटा शब्द हमारे पास आता है उसको कहते हैं समस्त पद। क्या कहते हैं उसको? समस्त पद, यही पूरा पद है समस्त पद, ठीक है। और समस्त पद को वापस पुराने रूप में ले जाना, उसको बड़े रूप में ले जाना, वापस उसको तोड़ देना, वो कहलाता है समास विग्रह। जैसे संधि और संधि विच्छेद, ऐसे ही समास और समास विग्रह। समास कब? जैसे अकाल से पीड़ित, इसका हमने समास बनाया अकाल पीड़ित। अब अकाल पीड़ित है, इसको मैं कह रही हूँ विग्रह करो, बड़ा करो, तो आप क्या लिख दोगे? अकाल से पीड़ित। राजपुत्र का विग्रह करो तो आप लिखोगे राजा का पुत्र, ठीक है। तो समास क्या है और समास विग्रह क्या है, ये समझ में आ गया आपको। दो या दो से अधिक पदों को संक्षिप्त करना समास कहलाता है और जो समस्त पद मिलता है उस समस्त पद को वापस विग्रह करना समास विग्रह कहलाता है। अब देखो समस्त पद और समास विग्रह, ठीक है। एग्जाम्पल, जैसे समस्त पद है तुलसी कृत, इसका मतलब है तुलसी द्वारा कृत, है ना। त्रिभुज, इसका मतलब है तीन भुजाओं का समाहार। त्रिलोक, त्रिलोक का क्या होगा समास विग्रह? तीन लोकों का समूह। लोगों का नहीं है, तीन लोक है ना, तो लोगों लिखा है, लोग नहीं होगा, लोक, कबूतर वाला, ग गलत छपा है इसमें, क कर लो। तीन लोकों का, भूलोक, पृथ्वीलोक, आकाशलोक, ये वाला स्वर्गलोक है ना, मृत्युलोक, ये वाले लोक की बात हो रही है। तीन लोकों का समूह त्रिलोक। देशभक्त, देश का भक्त, ये चीज समझ में आ गया आपको। समास किसे कहते हैं, समास विग्रह किसे कहते हैं और समस्त पद किसे कहते हैं? समस्त पद किसे कहते हैं? समास यानी छोटा करने की प्रक्रिया में जो संक्षिप्त या छोटा शब्द हमें मिलता है, एक शब्द जो हमें मिलता है उसे समस्त पद कहते हैं, ठीक। अब समस्त पद के भी दो भाग होते हैं, पहला पूर्व पद, दूसरा उत्तर पद। यानी जो भी समस्त पद होगा उसके दो भाग होंगे, उसको भी हम तोड़ेंगे तो वो यौगिक शब्द होगा। जैसे यथा विधि, तो दो शब्दों से मिलके बना है, पूर्व पद है यथा, दूसरा है विधि, इसका विग्रह क्या होगा? विधि के अनुसार। कमल नयन, तो पूर्व पद क्या है? कमल, उत्तर पद बाद वाला पद क्या है? नयन, तो कमल के समान नयन, कमल जैसे नयन। आए समझ में? समस्त पद के दो भाग होते हैं, पूर्व पद, उत्तर पद। पूर्व पद पहले वाला भाग है जो आरंभ में है, और बाद वाला जो है वो उत्तर पद कहलाएगा, ठीक है। जैसे अकाल पीड़ित, तो अकाल क्या है? पूर्व पद, और पीड़ित क्या है? उत्तर पद। राजपुत्र, पहला शब्द क्या है? पूर्व पद राज, और दूसरा क्या है? पुत्र। तो आगे समझ में,
अब चलते हैं समास के भेद। अब इसके बाद समास के भेद। अब देखो ये तो हमें पता चल गया कि जो भी हम समास करते हैं, जो हमारे पास पद आता है उसको समस्त पद कहते हैं, और हर समस्त पद के दो भाग होते हैं, ये तो हमको पता चल गया, पूर्व पद और उत्तर पद। अब इन्हीं आधार पर इनके 6 प्रकार हैं समास के। कितने भेद है समास के? 6। पहला अव्ययी भाव, आज नाम याद करो पहले। पहला है अव्ययी भाव, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा बहुव्रीहि समास, और छठा द्वंद्व समास। पढ़ना आ गया? फिर से सुनो। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास। ठीक। अब ये जो भेद पढ़ेंगे हम, ये कुछ नियम है, उन नियमों के अनुसार इन भेदों का वर्णन है। पहला भेद पढ़ेंगे आज हम, अव्ययी भाव समास। अब अव्ययी भाव समास में क्या होता है, जो समस्त पद होता है उसका जो पूर्व पद होता है, यानी पहले वाला जो अक्षर होता है, पद होता है यानी शब्द होता है, तो जो पहला उसका शब्द होता है वो कोई अव्यय होता है, अव्यय या उपसर्ग होता है, या तो उपसर्ग होगा या अव्यय होगा। अव्यय जानते हो कौन से होते हैं? अव्यय अव्यय वो होते हैं जिनके रूप नहीं बदलते। जैसे आपने पढ़ा, जैसे अति, अति शब्द जो है वो एक अव्यय है, और आ शब्द जो है वो एक उपसर्ग है। अब जैसे है आजन्म, आजन्म, आजन्म शब्द जो है, इसमें इसका मतलब क्या है? इसका विग्रह करना होगा तो आप क्या करोगे? जन्म भर तक। आजन्म का मतलब होता है जन्म भर तक, तो इसका पूर्व पद है आ और उत्तर पद है जन्म। अब आ उपसर्ग है तो इसलिए ये अव्ययी भाव समास में आएगा। इसी तरीके से जैसे अति शीघ्र, अति शीघ्र ये एक शब्द है, लेकिन इसका पूर्व पद है अति। अति क्या है? अव्यय है। शीघ्र क्या है? ये दूसरा पद है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी अव्ययी भाव समास की, वो सुनो। अव्ययी भाव समास की डेफिनेशन होती है कि जिस समास में पहला पद अव्यय या उपसर्ग हो, और वही शब्द जो अव्ययी भाव में पहला पद ही प्रधान भी हो। प्रधान मतलब इम्पोर्टेंस, अगर उसका अर्थ निकालें तो जो अव्यय या उपसर्ग है उसकी प्रधानता होती है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है दूसरे पद से, उसे कहते हैं अव्ययी भाव समास। तो जिस समास में पहला पद अव्यय हो और जिसके योग से समस्त पद भी अव्यय बन जाए, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं, और इसमें पहला पद प्रधान होता है। अब देखो इसके एग्जाम्पल दिए। बाकायदा, कायदे के अनुसार, इसका विग्रह क्या होगा? कायदे के अनुसार। पहला पद इसमें क्या है? बा, दूसरा पद क्या है? कायदा, तो बा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आ जन्म, जन्म भर तक, पहला पद क्या है? आ, ये क्या है? उपसर्ग है। अति शीघ्र, शीघ्र से शीघ्र, बहुत जल्दी, और शीघ्र का ये जो है मुख्य अति शब्द क्या है? ये एक अव्यय है। भूख मरा, भूख से मरा, पहला शब्द क्या है? भूख, तो भूख ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो मुख्य पहला पद है वो प्रमुख भी होता है और अव्यय या उपसर्ग भी होता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। और देखो प्रतिदिन, अभी तो ये सारे जो थे वो आपके उपसर्ग थे। अब देखो सारे अव्यय के उदाहरण। प्रतिदिन, यथाविधि, यथाशक्ति, रातों रात, रात ही रात में। इनके कैसे विग्रह करेंगे? देखो शक्ति के अनुसार, विधि के अनुसार, प्रतिदिन यानी प्रत्येक दिन, और पहला पद इनका प्रति, यथा, यथा, रातों, रात ही रात में, ये विग्रह होगा। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं अव्ययी भाव समास के। फिर से सुन लो। अव्ययी भाव समास में पहला पद, समस्त पद का पहला पद अव्यय या उपसर्ग होता है और वही प्रधान भी होता है।
ठीक है, इसलिए अव्ययी भाव समास जो है, फिर से सुनो, उस अव्ययी भाव समास में समस्त पद का पूर्व पद प्रधान होता है और वही कोई अव्यय या उपसर्ग भी होता है। बस इतना याद करना काफी है। अब आ जाते हैं हम तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के अंतर्गत क्या होता है कि जो तत्पुरुष समास होता है इसमें विभक्ति का लोप होता है। अब आप कहोगे विभक्ति क्या होती है? विभक्ति आपने पढ़ी है, कारक में पढ़े, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, है ना, अधिकरण में पेपर, संबंध का के की, संबोधन ये अरे हो, है ना। तो इसमें जितने भी कारक होते हैं, पहला छोड़ दो और लास्ट वाला छोड़ दो, सेकंड से कर्म कारक से लेकर कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण, ये ले लो बीच के 6। इन 6 में सब में कुछ ना कुछ कारक या विभक्ति लगी होती है ना, कारक। तो समास के अंदर तत्पुरुष समास में भी 2 पद होते हैं, पूर्व पद, उत्तर पद। पूर्व पद से ज्यादा इसमें उत्तर पद का महत्व होता है और पहले पद में विभक्ति लगी होती है, उसका लोप हो जाता है जब हम उसको मिलाते हैं। जैसे राजा का पुत्र क्या बना? राजपुत्र। ठीक, अब राजा इंपॉर्टेंट है कि पुत्र है इसमें इंपॉर्टेंट? राजा का पुत्र में कौन इंपॉर्टेंट है? पुत्र इंपॉर्टेंट है ना, राजपुत्र, राजा का पुत्र की बात हो रही है तो पुत्र इंपॉर्टेंट है। और राजा का के की संबंध कारक की विभक्ति किसमें लगी है? पहले शब्द राजा में। तो राजा का यानी पहले शब्द में लगी का लोप हो गया, विभक्ति का लोप हो गया। लोप होना मतलब गायब हो गया। जब कब गायब हो गया? जब उन शब्दों को मिलाते हैं। तो जब बड़े शब्दों को छोटा करते हैं तो दूसरा पद प्रधान होता है, उसका इंपॉर्टेंस ज्यादा होती है शब्द के अर्थ में, और पहले शब्द के अंदर जो विभक्ति यानी जो कारक चिन्ह यानी जो प्रसर्ग लगे होते हैं वो गायब हो जाते हैं। ठीक, जैसे अकाल से पीड़ित, तो इसमें पीड़ित की बात हो रही है तो पीड़ित इंपॉर्टेंट है। और अकाल में कौन सी विभक्ति लगी है? से कौन सा? अपादान, क्योंकि अलग होने का, अकाल से पीड़ित अलग होने का भाव है, तो यहाँ पे कौन सा होगा? अपादान। ठीक है, अब देखो, तो इस आधार पे तत्पुरुष के भी काफी सारे भेद हैं। तत्पुरुष के भी भेद हैं जो जिसमें कर्म कारक का चिन्ह, कर्म का कारक का चिन्ह कौन सा होता है? को। कर्ता ने कर्म को, तो कर्म का चिन्ह कौन सा होगा? को। तो जहां विभक्ति को का लोप हो जाए वहां कर्म कारक है, कर्म तत्पुरुष बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे? कर्म तत्पुरुष। कर्म कारक तो उसमें हो गया, कारक में हो गया, कारक नहीं बता रहे, हम तत्पुरुष पढ़ रहे हैं। तो तत्पुरुष के 6 भेद है, तत्पुरुष के 6 भेद है। कौन से 6 भेद है? वही जो कारक के 8 नाम आपको याद है, ऊपर वाला फर्स्ट हटा दो, लास्ट वाला संबोधन हटा दो, तो सेकंड से लेके 6, 7 तक जितने आते हैं, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबंध। ठीक है, ये आते हैं ना संबंध और अधिकरण। तो ये 6 जो है उन्हीं के नाम पर तत्पुरुष का नाम भी रखा है, जिसमें को का लोप हो गया। जैसे को का, जैसे चिड़िया को मारने वाला, चिड़ी मार, चिड़िया को की बात आ गया तो कर्म कारक हो गया, चिड़ी मार। विग्रह करके बनाया संक्षिप्त शब्द चिड़ी मार, और जब इसको बड़ा किया तो चिड़ी मार का हो गया चिड़िया को मारने वाला। तो को लगा है तो कर्म कारक है, तो इसको बोलेंगे कर्म तत्पुरुष। ठीक, इसी तरीके से करण तत्पुरुष देख लो, करण, तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत, तुलसी, कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा, से और द्वारा दोनों आते हैं ना करण में, तो इसमें द्वारा आ गया, तुलसी द्वारा कृत, तो ये कहलाएगा बाढ़ से पीड़ित। से बाढ़ से पीड़ित जो बताया, या अकाल से पीड़ित, तो ये संबंध वाला है, अपादान वाला नहीं है, ये करण वाला है, क्योंकि विद का सेंस दे रहा है, ये बाढ़ से पीड़ित है ना। अच्छा, फिर है रसोई के लिए घर, रसोई घर, रसोई के लिए घर, रसोई घर, तो के लिए आया, तो के लिए किस में आता है? संप्रदान में आता है, तो ये संप्रदान तत्पुरुष का उदाहरण है। सत्याग्रह है, इसका विग्रह होगा सत्य के लिए आग्रह है,
पूजा घर, पूजा के लिए घर, तो पूजा घर, तो के लिए आ गया तो संप्रदान तत्पुरुष। अपादान का देखो, अपादान में अलग होने का सेंस आएगा। जैसे देश निकाला, तो देश से निकाला यानी देश से अलग हो गया, निकाल दिया गया। देश निकाला, देश से निकाला। धनहीन, धन से हीन, अलग होने का भाव आ रहा है। तो अलग होने का भाव में से जहां आएगा वहां अपादान तत्पुरुष होगा। और फिर आएगा संबंध तत्पुरुष, इसमें आएगा का के की। जैसे राजकुमारी, राजा की कुमारी, की आ गया। सेना नायक, सेना का नायक। भूदान, भू का दान, भूदान। धरती, धरती का दान। आगे हो गया। और लास्ट है अधिकरण। अधिकरण में और पर आता है, परसर्ग। तो जैसे आप बीती, इसका विग्रह किया आप पर बीती, तो आप पर लगाए तो ये अधिकरण तत्पुरुष। वनवास, वन में वास, वन में पे पर, अधिकरण है तो अधिकरण तत्पुरुष। यानी कि दूसरे से लेके सातवें तक जितने कारक आपने पढ़े हैं, वो कारक चिन्ह अगर आपको इसका जब आप विग्रह करते हो, बड़ा करते हो, तो मिलते हैं पहले शब्द के आखिर में लगे हुए, तो आप समझ जाओ कि ये तत्पुरुष समास है। और तत्पुरुष में भी कौन सा तत्पुरुष का भेद है वो आपको पता चल जाएगा उस विभक्ति चिन्ह से। ठीक है ना? तो तत्पुरुष समास भी आपको सबको आ गया होगा समझ में। आप सबको तत्पुरुष और अव्ययी भाव दो समास समझ में आ गए होंगे। चलो अभी ये दोनों समास बैठ के अभी पढ़ो। आपके पास बुक है, मैं आपको दे रही हूँ 5 मिनट का टाइम, रीड करो। जो भी चीज समझ में नहीं आई पूछ लो अभी इन दो में से। समास किसे कहते हैं, समास विग्रह किसे कहते हैं, समस्त पद किसे कहते हैं, और समस्त पद के कितने भाग होते हैं उनको क्या कहते हैं। ठीक है, अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं और इसकी क्या परिभाषा है, और तत्पुरुष समास किसे कहते हैं इसकी क्या परिभाषा है, और तत्पुरुष के कितने भेद होते हैं उनकी क्या परिभाषा है, और क्या है उनके उदाहरण है। इतना टॉपिक अभी बैठ के पढ़ो और याद करो। कहीं प्रॉब्लम हो तो पूछो आप मेरे से अभी, तब मैं आगे बढ़ूंगी। ये दोनों क्लियर हो जाएंगे तो ही आगे बढ़ूंगी। अभी बैठ के पढ़ो और समझ में आ गया तो लर्न करो, रीड करो पूरा पेज नंबर 40, 41, 42, तीनों पेज अभी रीड करो और मुझे बताओ क्या नहीं आया। आ गया, पढ़ लिया सबने? सुन रहे हैं आप लोग मुझे?
भाई ये न्यू स्टूडेंट जो मनीष सिंह आया है, इसका कोई भी फ्रेंड नहीं है, तो आप में से कोई इसकी हेल्प कर सकते हो? पुराने स्टूडेंट्स में कोई घर के आसपास रहता है मनीष के? आप अपना फोन नंबर, कोई जना जो हेल्प करना चाहे, आप मनीष को अपना नंबर दे दो, उससे पूछ लो कि क्या मदद कर सकते हैं आपकी, या मनीष का नंबर आप ले लो। क्योंकि ऑनलाइन तो इतना मैं कोर्स करा चुकी हूँ, मैं दोबारा तो पढ़ा नहीं सकती। हाँ, क्वेश्चन आंसर जो आप लोगों ने किए हैं, जो मैंने आपको कहा है अपने आप करना है, तो ये आप अपना दिखा दो। नहीं तो बेटा आप अपने आप मनीष करने की कोशिश करो। आप 8th क्लास में आ गए है ना, बुक्स आपके पास होंगी मनीष, तो आप बुक्स में लेसन 1, 2, 3, 4 जो है चैप्टर पढ़ने की कोशिश करो और उसको समझ के क्वेश्चन का आंसर देने की करो। नहीं आता तो आप मुझसे पूछ भी सकते हो, लेकिन अभी पूरा का पूरा मैं रिवाइज कराऊं ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तो अभी तो आप जैसे जहां से लेसन पढ़ना स्टार्ट हुआ है वहां तक याद करो, और कोई अगर आपको फोन करता है, आपका दोस्त बनता है, तो आप उसकी हेल्प ले लेना। कोई है जो मनीष की मदद कर सके? हाँ, ये बात भी है। प्रियांशु की तो राइटिंग ही ऐसी है ना कि कैसे बताएगा, राइटिंग इशू है, बात तो सही है। बेटे आप अपने आप कोशिश करो जितना कर सकते हो। राइटिंग आपको किसी बच्चे की समझ में नहीं आएगी, और बच्चों को भी मैंने खुद ही करने को दिया है, उनको लेसन समझा के। तो देखो जो कविता वाली है ना, वो तो 2 छोड़ दो चैप्टर, और बाकी जो 2 लेसन है उनको पढ़ के आप उनके क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश करो, है ना। जितना आपको आ सकता है वो कर लो, पार्ट से आगे के कर लो आप, शॉर्ट में जो है, ठीक है। चलो अब आगे पढ़ाऊं, आपको आ गया सब, कोई प्रॉब्लम नहीं है? बेटे आपको पार्ट से आगे के अंदर जो शुरू में क्वेश्चन दिए होते हैं ना, वो कर लो आप। पार्ट के आसपास या पार्ट के आगे जो है वो नहीं, जो शुरू में है ना पार्ट से, वो क्वेश्चन कर लो। बाकी बाद में जो है वो बाद में कर लेना, ठीक है ना। और थोड़ी बहुत आप अपने किसी बड़े भाई बहन आसपास कोई रहता है, पेरेंट्स हैं, अगर उनकी हेल्प लेके कर सकते हो तो आप कर लो अपने आप, ठीक। अब इसके बाद आगे पढ़ते हैं हम। आप लोगों ने नहीं बताया, कोई प्रॉब्लम है? अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, उनके भेद, परिभाषा सब आ गई। अब आज आगे ले लेती हूँ तीसरा, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास पढ़ते हैं। कर्मधारय समास में क्या होता है, इसमें भी जो शब्द बनेगा समस्त पद, उसके 2 भाग होंगे, पूर्व पद, उत्तर पद। अब इसमें होता क्या है कि एक पद, पूर्व और उत्तर पद में से कोई एक शब्द जो होता है वो या तो विशेषण होता है और दूसरा विशेष्य होता है, या एक चीज जो होता है उसकी तुलना दूसरे चीज से की जाती है ना। तो जैसे कमल नयन,
कमल नयन, तो कमल की तुलना की जा रही है नयन से, यानी कमल के समान नयन। तो जहां तुलना की जा रही हो या जहां किसी की विशेषता बताई जा रही हो, ऐसे शब्द जो होते हैं वो कर्मधारय समास कहलाते हैं। यानी एक शब्द दूसरे शब्द की विशेषता बताएगा या तुलना की जा रही होगी। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कौन सा, पूर्व पद उत्तर पद, कभी पूर्व पद भी हो सकता है विशेषण, कभी उत्तर पद भी विशेषण हो सकता है। बस भाव ये होना चाहिए कि जो समस्त पद होता है वो आपस में तुलना या विशेषता बताता है दूसरे पद की, वो कर्मधारय समास कहलाता है। और कर्मधारय पद में जो दूसरा शब्द होता है उसकी प्रधानता होती है। पहला शब्द तो विशेषण होता है लेकिन प्रधानता दूसरे शब्द की होती है। ठीक है, जैसे है महादेव, महादेव, इसका विग्रह होगा महान है जो देव, महान है जो देव। महा मतलब महान, देव यानी देवता, तो कौन सा शब्द ज्यादा इंपॉर्टेंट है, महा या देव? तो महा शब्द इंपॉर्टेंट है। और ये विशेषता भी बता रहा है कि देवों में महान, तो देवों की विशेषता बताने वाला शब्द ही प्रधान है, विशेषण है। तो ये हो गया कर्मधारय समास। इसी तरीके से है नीलकंठ, नीलकंठ यानी नीला है जो कंठ, यानी कंठ दूसरा शब्द है, पहला शब्द है नील, और नील शब्द विशेषता बता रहे हैं कंठ की, तो ये कहलाएगा, क्या कहलाएगा, कर्मधारय समास। इसी तरीके से है चंद्रमुख, चंद्रमा जैसा मुख या चंद्रमा के समान मुख, तो मुख को किसके समान तुलना की जा रही है, मुख की चंद्रमा से, तो चंद्रमा मुख्य भी हो गया और तुलनात्मक भी हो गया, तो ये कहलाएगा कर्मधारय समास। तो कर्मधारय फिर से समझ लो, कर्मधारय समास में पूर्व पद और उत्तर पद में एक शब्द जो होता है वो विशेषण बताता है या विशेषता बताता है या तुलना करता है, और वही पद प्रधान भी होता है। पहला पद ही प्रधान होता है, और जो प्रधान पद है वो कोई या तो विशेषण शब्द निकल के आएगा या कोई ऐसा शब्द जो तुलना कर रहा है। ठीक, कमल नयन, कमल के समान नयन, तो नयन को किसके समान बताया गया है, कमल के समान। आ गया समझ में सबको? कर्मधारय समास तो बहुत सरल है, समस्त पद का पहला पद प्रधान हो और वो कोई विशेषण हो या तुलनात्मक उपमेय उपमान हो, उसे क्या कहते हैं, कर्मधारय समास। और जब हम इसकी विग्रह करते हैं, इसको बड़ा करते हैं, तो पूरा उसका उदाहरण लिखते हैं। जैसे मृग नयन, तो मृग के समान नयन पूरा लिखेंगे। नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ। महादेव, महान है जो देव। पीतांबर, पीला है जिनका वस्त्र। लाल किला, लाल है जो किला। ठीक, किले की विशेषता है ना वो लाल है, तो लाल किला। क्लियर? अब आ जाओ चौथे नंबर द्विगु समास पे। अब आ जाइए नंबर 4 द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है, समस्त पद होगा, समस्त पद के भी दो भाग होंगे, पूर्व पद उत्तर पद। अब इसमें क्या होता है, जो पहला पद है, पूर्व पद यानी कि पहला पद जो है वो कोई संख्यावाची शब्द होता है। संख्यावाची मतलब काउंटिंग की जा सकती है, वो कोई संख्यावाची शब्द होते हैं, 1 2 3 4 5, 1 दर्जन 2 दर्जन, चौगुना दुगुना तिगुना, पहला दूसरा तीसरा, ये सब संख्यावाची विशेषण आपने देखे ना। तो ये सारे शब्द संख्यावाची होते हैं, और यही दूसरा पद इसमें प्रधान होता है। इसमें दूसरा पद प्रधान होता है और पहला पद जो होता है वो संख्यावाचक विशेषण होता है। जैसे नवरत्न, और दूसरी बात ये समूह का बोध कराता है, समाहार का, समूह ग्रुप का बोध कराता है। जैसे नवरत्न, तो पहला शब्द है नव, दूसरा शब्द है रत्न, तो दूसरा शब्द प्रधान है, रत्नों की बात हो रही है, रत्न।
कैसे रत्न है? नव, नौ, नौ शब्द क्या है? संख्यावाची विशेषण है। तो जहां संख्यावाची विशेषण आता है पहला पद और दूसरा पद प्रधान होता है, मुख्य होता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे सप्त ऋषि, 7 ऋषियों का समूह, जब इसका विग्रह करते हैं तो समूह वर्ड यूज करते हैं, समूह, ग्रुप, ठीक है ना। जैसे त्रिकोण, तो 3 कोणों का समूह। दोपहर, 2 पहरों का समय। त्रिफला, 3 फलों का समूह। पंचवटी, 5 वटियों का समूह, ठीक है ना। वटियों या वट वृक्ष के लिए भी कह सकते हैं, वटों या वृक्षों का समूह। तो ये समझ में आ गया। द्विगु समास में समस्त पद का पहला पद कोई संख्यावाची विशेषण होता है और दूसरा पद प्रधान होता है, ये कहलाता है द्विगु समास। और जब हम इसको बढ़ा करके विग्रह करके लिखते हैं तो हम इसमें समूह शब्द का यूज करते हैं, और जहां समूह नहीं होता, मिश्रित होते हैं, वहां समाहार वर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। अब 9 रत्नों का समूह जो होता है उसको तो यह समाहार भी कह सकते हैं। चौराहा, 4 राहों का समाहार, वहां समूह नहीं है, समाहार है, 4 रास्ते मिल रहे हैं आके एक जगह चौराहे पे, तो समाहार वर्ड यूज करेगा, है ना। समूह और समाहार दोनों का मीनिंग एक ही होता है, ठीक है ना, दोनों का मीनिंग एक ही है। तो ये हो गए 4। अब बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास, ये दोनों मैं आपको अगली क्लास में कराऊंगी, और ये जो चैप्टर है इसके लास्ट क्वेश्चन आंसर्स भी आपको अगली क्लास में ही कराऊंगी। आज मैंने आपको 4 समास, समस्त पद और समास के 4 भेद और तत्पुरुष समास के भेद, इतना सारा पढ़ा दिया। तो आज जितना पढ़ाया मैंने वो सारा घर जाके फिर से पढ़ना, रिवाइज करना, और अपने आप ये एक्सरसाइज करने की कोशिश करो तो कर लेना, नहीं तो मैं कराऊंगी, क्योंकि अभी चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ। लास्ट का 5वां 6ठा पॉइंट क्वेश्चन आंसर मैं अगली क्लास में लूंगी, फिर उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन आंसर्स में, रीडर बुक में रीडर पढ़ेंगे उसके बाद, ठीक है ना। क्योंकि इसके बाद जो 6th चैप्टर है ना ग्रामर का, वो है आपका शब्द भंडार, और शब्द भंडार में आपके पहले है विलोम शब्द, दूसरे नंबर पे है पर्यायवाची, तीसरे नंबर पे है समानार्थी, और चौथे नंबर पे है अनेकार्थी, 5वें नंबर पे है श्रुति संभिन्नार्थक। तो ऐसे करके आपके ये 5 चैप्टर के अंदर दिया गया है, यानी पार्ट 6 जो है उसके 5 चैप्टर हैं, विलोम, पर्याय, अनेकार्थी, समानार्थी और समश्रुति भिन्नार्थक, ये सब। और ये सारे अपने आप पढ़ के उनकी एक्सरसाइज करनी है। तो ये आप जितना है ये खुद तैयार करने हैं शब्द भंडार, लेसन 6 शब्द भंडार आपको खुद ही करना है, क्योंकि इसमें सारा रीड करना है और एक्सरसाइज करनी है। केवल एक एक उनका डेफिनेशन पूछिए, तो वो सारी डेफिनेशन एक साथ हम एक पार्ट 6 के मुख्य बिंदु लिखेंगे, और उसमें सबके क्या लिख लेंगे, सारे वो डेफिनेशंस। तो इसलिए पार्ट 6 तो आपको अपने आप तैयार करना है। तो हम पार्ट 5 अगली बार पूरा करा के रीडर बुक का पार्ट 5 पढ़ेंगे, और पार्ट 5 जब हो जाएगा तो एक बार रिवीजन में मैं सारे क्वेश्चन आंसर मौखिक बता दूंगी आपको वर्बली। तो जो बच्चे लेट आ रहे हैं वो आंसर सुन के अपने आप कर सकते हैं, फिर है ना, एक बार रिवीजन भी ले लूंगी। तो बस आज यही इतना ही कराऊंगी, ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।